वह बहुत ही शानदार अपार्टमेंट था जो कि 15 मंजिला अपार्टमेंट था। बस देखने में ही अपार्टमेंट था, लेकिन उसके फ्लैट अंदर से किसी बंगले से कम ना थे। मैं यहाँ एक 9th क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आती। ये एक बहुत ही अच्छा इलाका था और इमारत भी बहुत शानदार थी। वहाँ रहने वाले लगभग सारे लोग ही अमीर घरानों से संबंध रखते थे। मैंने उस बच्चे की मंथली उसकी माँ से 25,000 मांगी थी और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही फीस बता दी है। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसकी माँ ने कोई भी ऐतराज नहीं किया और मैं बस उस औरत को देखने लगी। दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने इंग्लिश में MA किया था और वह बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। मैं इस अपार्टमेंट से काफी दूर के इलाके में रहती थी। मुझे यहाँ तक आने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती थी। मेरी कोशिश तो यही होती थी, अपार्टमेंट में मुझे 2-3 ट्यूशन और भी मिल जाए ताकि मेरे घर के हालात अच्छे हो सके। ये ट्यूशन मेरी एक दोस्त ने मुझे बताई थी जो इसी बच्चे की स्कूल टीचर थी। जहाँ वह बच्चा पढ़ते था, दोस्त का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। ऐसा नहीं था कि मेरी पढ़ाई भी कुछ कम थी। मेरी पढ़ाई का जो रिकॉर्ड था बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरे पास कोई सिफारिश ना थी। इसलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिली थी। सुबह के समय मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती थी। मुझे 2,000 तनख्वाह मिलती थी। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे। घर की सबसे बड़ी और समझदारी मैं थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। कुछ पापा की दुकानों से किराया आ जाता था और मेरी माँ भी बहुत ही सलीके की औरत थी, इसलिए वह घर को बहुत अच्छे से चला रही थी। हम अपना गुजर चला रहे थे। मैं देखने में खूबसूरत थी, इसलिए मामूली से कपड़ों में भी अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे अलग नजर आती थी। शाम शाम के समय मैं उस लड़के को पढ़ाने जाती थी। पहले तो 2-3 महीने से तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती थी, 3-4 लड़के मौजूद होते थे। शायद वही अपार्टमेंट के रहने वाले थे, लेकिन इतनी छिछोरे टाइप के लड़के थे कि मैं बता नहीं सकती। कानों में सोने की बालियां पहन रखी थी। बाल लंबे थे। उनमें से 2 ने तो अपने बालों को बांध रखी थी और एक ने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। चारों फैशन के नाम पर फटी हुई जीन्स पहने हुए था। वो लोग खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे कि मुझे तो उनके अंदर जाहिल और गब्बरपन नजर आता था। जब भी मैं लिफ्ट में जाती और लिफ्ट बंद होती तो हर लड़के बारी बारी बेहुदा गाना गाने लगते, जिसे सुनकर मेरी आंखें जमीन पर बैठ जाती, कानों की लवी को शुरू हो जाती है। कोशिश होती जल्द से जल्द मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं, लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब मैं लिफ्ट में जाती हूं तो वो लड़के पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं इसे एक इत्तेफाक ही समझती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह रोजाना होने लगा था। पर मैं बच्चे को पढ़ने जाती थी। 10 मंजिल इमारत थी, इसलिए पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो एक लड़का मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया और एक गाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा तो वह मुस्कुराने लगा। फिर गाने लगा, ऐसे ना तुम मुझे देखो, सीने से लगा, तुमसे मैं चुरा लूंगा, दिल में बसा लूंगा। गाना गाते हुए वह पूरी पूरी अदाकारी कर रहा था और पीछे खड़े 3 लड़के ये सब देखकर हंस रहे थे। मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि इस समय पे लिफ्ट में अकेली लड़की थी। उस लड़की की स्वर ताल खत्म हुई तो मेरे पीछे खड़े दूसरे लड़के ने एक और बेहुदा गाना शुरू कर दिया। जल्दी से दरवाजे के करीब आ गई। तू लड़का 21 साल का था, लेकिन मैं शर्म और बदतमीज के कारण लिफ्ट के बटन को 2 बार टिप चुकी थी। हालांकि वह पहले से ही टिप था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी भी फोन पर खुल जाए और मैं वहां से निकल जाऊं। मेरी इस हरकत को देखकर लड़के ठहाका लगाकर हंसने लगे। उनमें से एक कहने लगा, जल्दी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा कहने लगा, तो ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ है और लिफ्ट कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, हम तुम लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना गाकर उस लड़के ने मेरे दुपट्टे का पल्लू खींच लिया। मेरा बर्दाश्त शायद यही तक था। मैंने पलट कर देखा और उस लड़के के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा, क्योंकि यह गाना गा रहा था। थप्पड़ की आवाज उस पूरी लिफ्ट में गूंजी थी। रंजीत गुमसुम हक्का बक्का मुझे देखने लगे। मैंने कहा, ज्यादा शौक है गाना सुनने का तो घर जाकर अपनी बहन को सुनाओ, दिल बहल जाएगा उसका। आगे से मेरे सामने तो ऐसी बेहुदा हरकतें करने की कोशिश की तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा फ्लो आ चुका था। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। उस बच्चे को पढ़ना भी मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरा दिमाग उन चारों लड़कों की तरह ही जा रहा था।
जैसे जैसे मैंने 2 घंटे पढ़ाया और जब वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वह लड़का पहले था जिससे मैंने थप्पड़ मारा था। बाकी के तीनों नहीं थे। वह गुस्से से मुझे देख रहा। अभी तक मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मेरा दिल ना जाने क्यों अनजाने से डर लगने लगा था। मैंने एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा लेकिन फिर फौरन से बाहर निकाल लिया और लिफ्ट बंद होने का इंतजार करने लगे ताकि वह लड़का पहले उतर जाए इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती है। उस लड़के ने लिफ्ट का बटन दोबारा से दबा दिया और दोबारा से खुल गई। फिर मुझसे कुछ बात करनी है, शब्दों में उसने मुझे कहा। मेरा दिल तो पूरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चले जाना ही ठीक है। मैं बात करना ही नहीं चाहती थी। मैं फौरन से पलटकर सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन वह लड़का मेरे ही पीछे आने लगा। मेरा दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं तेजी से नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी। वह लड़का मुझे पुकार रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात सुन लो वरना बहुत पछताओगे। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वह भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं सीढ़ियां उतरकर अपार्टमेंट की लॉबी में आई। वहां पर उसी अपार्टमेंट के प्रबंधक का एक नौजवान खड़ा था और उसके साथ एक गृहरक्षक खड़ा था। लड़का उससे बात कर रहा था। मैं जल्दी से उनके पास आए और मैंने उस गार्ड को कहा कि यह लड़का मेरे पीछे आ रहा है, यह मुझे परेशान कर रहा है। ये सुनते ही वह गार्ड उस लड़के को घूरने लगा और बोला, शर्म नहीं आती लड़की का पीछ करते हुए वो लड़का पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेब में हाथ डाले कहने लगा, अपने काम से काम रखो, समझे, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो। दूसरा नौजवान अपार्टमेंट के प्रबंध को देखता था। उस बदतमीज लड़के से वह कहने लगे कि यहाँ पर नियम कानून बनाए रखें। आप कोई भी गलत हरकत करेंगे तो आपके बाप से आपकी शिकायत लगाया जाएगी, इसलिए दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश मत करना। उस नौजवान की बात सुनकर वो लड़का मुझे घूरते हुए वापस चला गया। मैंने भी उसका साथ दिया था। वह लड़का मुझसे पूछने लगा, आपको क्या शिकायत है, आप मुझे बताएं ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सकें। मैंने कहा, 3-4 लड़के हैं, मैं आते जाते मुझे परेशान करते हैं। वो कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पर आई, आज लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी मौजूदा था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हुई तो वह लड़का सामने ही हॉल में बच्चे से अच्छे से बातें कर रहा था। उसकी माँ भी वही बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वह लड़का मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर देखने लगा। जैसे मैंने अपनी नजरें झुकाई, क्योंकि उस बच्चे को उसी हॉल में पढ़ाया करती थी। उसकी माँ उस लड़के से कहने लगी, ऐसा करो, तुम अभी जाओ क्योंकि शाम को अभी पढ़ाई करनी है। लेकिन देखो, शाम को जरूर आना, तुम्हारी पसंद की वेज बिरयानी बनाई है। उस लड़के ने कहा, जी चाची, अब तो आता जाता रहूंगा, बस मेरा जी चाह कि मैं नौकरी छोड़ दो। उस लड़के से डर लगने लगा था, लेकिन मेरी मजबूरी बस पैसा था जो मुझे ट्यूशन से अच्छा खासा मिल रहा था और अब वो बच्चा भी बहुत अच्छा पढ़ने लगा था। उसकी माँ मुझसे बहुत खुश थी, कहने लगी, मैंने बहुत से ट्यूशन शाम के लिए बदल कर देख ली थी, लेकिन मेरा बेटा तो भुसकोल का भुसकोल ही था। लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ाती हो जा। स्कूल की टीचर भी तारीफ करने लगे हैं। मैं कान लगाकर उस औरत की बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो उसी लड़के की आंखें घूम रही थी जिसमें मेरे लिए कौन कौन से समस्या कर रहे हैं। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो अकेली थी, लेकिन अभी एक फ्लो ही लिफ्ट चली थी कि नीचे वाले फ्लो पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वही 4 लड़के अंदर सवार हो गए। इससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती है, इस लड़के ने जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, उसने मेरे बाजू पकड़ लिया। मैं उससे बाजू छुड़ाने इतनी देर में लिफ्ट बैंड हो गई। मैंने उस लड़के को कहा, पहले मेरा हाथ छोड़ो। वो लड़का कहने लगा, बदतमीजी का जवाब तो मैं दूंगा। आज तुम्हें बहुत शौक है शिकायत करने का, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी बात कर ही रहा था, तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो चुकी थी और लिफ्ट बगैर लाइट की चल नहीं सकती थी। लिफ्ट में सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा कुछ ही देर में यहाँ के जनरेटर चल पड़ेंगे और लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन चारों में से अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च लाइट को ऑन किया। मैंने अपना बाजू उस लड़के के हाथ से छुड़ाया और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाजा खटखटाने लगे कि खोलो भगवान के लिए, कोई लिफ्ट ऑन कर दो, मुझे बाहर आना है। लेकिन अभी मैं दरवाजा खटखटाना शुरू ही किया था, 2 लड़कों ने मुझे बाजू से पकड़ा और लिफ्ट के पीछे वाली दीवार के एक लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे हाथ पीछे की तरफ बांधी है। दूसरे ने टेप निकाला और मेरे मुंह पर चिपका दिया। वह लड़का जिसे मैंने थप्पड़ मारा था।
इससे पहले लिफ्ट खुलेगी और सुबह तुम्हारी लाशें लिफ्ट से बाहर निकलेगी। मैंने ना तो अपने हाथ खोल पा रही थी और ना ही अपने मुंह से वो टेप को उतार सकती थी। लिफ्ट में जो हुआ कुछ नामुमकिन और अनहोनी था, जो कि औरतों के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट में जैसा नीच दिल दहला देने वाला व्यवहार करते हैं, वही मेरे साथ हुआ। अगर वह अपने बचाव के लिए शब्द को चिल्लाएं या चिल्लाएं, औरतों को ही देखने को मिलते हैं। पूरी रात मैं लिफ्ट के अंदर बंद रही थी। न जाने रात की किस समय लिफ्ट खुला था और वह चारों लड़के बाहर भी ना थी। मैं ऐसी हालत में उस लिफ्ट में लेटी थी और उन लड़कों को जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझे मालूम होता अपने साथ की जाने वाली थप्पड़ का बदला लिया जाएगा, तो मैं शायद उस वक्त उसकी उस बदतमीजी को बर्दाश्त कर ली थी। मेरी जिंदगी वो लोग बर्बाद कर चुके थे। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में लेटी हुई थी। मेरे पास तो पुलिस वाले खड़े थे और एक इंस्पेक्टर भी, और मेरी माँ बस रोए जा रही थी। बस इंस्पेक्टर कहने लगा, जो तुम्हारे साथ हुआ है, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम बता सकती हो। बहुत ही कठोर शब्दों में इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा। मैं बिल्कुल गुमसुम सी थी। एक बार उस लड़के को सबक सिखाने का नतीजा मैं देख चुकी थी। जब इंस्पेक्टर ने मुझे बिल्कुल खामोश देखा तो कहने लगा, देखो, अगर तुम चुप रहोगी तो फिर हम इस बात को यहीं पर खत्म कर देंगे। ये केस एक बार बंद हो गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। अचानक मुझे ना जाने क्या सोचा कि मैंने सब बता दिया। मेरे दिल में उन चारों के लिए भी बेतहाशा नफरत थी। मैंने कहा कि उनको फांसी के तख्ते पर देखना चाहती हूँ। मैंने अपना बयान लिखवा दिया। वो इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो मैडम, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कौन आम लोग नहीं है। कोई बहुत बड़ी नेता का बेटा है, कोई वकील का बेटा है, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा। मेरी मानो तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। इतना कहकर उसने बड़ी कमीनी से अपनी आंख घुमाई थी। चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उनके चेहरे पर साफ नजर आती थी। मेरी माँ ये सुनकर डर गई। हमें कोई केस नहीं करवाना था। मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। रात को सोते हुए मैं चिल्लाने लगती है तो मेरी माँ उठ जाती है। बिल्कुल पागल ही होकर रह गई थी। 2 महीने गुजर गए तो मुझे अपनी धीरे धीरे में जिंदगी की तरफ आने लगी थी। जिंदगी क्या थी, मौत से बढ़कर सजा दी, क्योंकि सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ। मोहल्ले को क्या, सब लोगों को खामोश तमाशा ही बने हुए थे। स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया। मैं मोहल्ले से गुजरती तो औरतें और मर्द मुझे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगते थे। से देखने लगते जैसे कि मेरा ही कसूर हो। हालांकि मैं बेकसूर थी। मैं ये जानती थी, अब कोई भी आदमी मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरे बारे में जानता था। मैं और तुम्हारे पापा की दुकान बेचकर दूसरे शहर चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं ये जगह छोड़कर क्यों जाऊं, या मेरा कोई दोष था? माँ रोने लगी, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वह औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। लड़कों का तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम बिन मौत मारे जाएंगे। हो सकता है कि शहर बदले तो तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता भी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा कि शादी के बाद मेरे पति को इस बात की जानकारी होगी तो क्या होगा, आपने ये सोचा है? मेरी बातों को सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारे दोनों छोटे भाई भी मोहल्ले में जाते हैं तो सभी लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। मैं समझ सकती थी इस समय माँ किस तकलीफ में थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं था। लेकिन मेरे अंदर लड़कों के लिए बदले की आग भड़क उठी थी। मैं अपने साथ किए गए सालों को भुला नहीं सकती थी। मैंने पापा की दुकान बेच दी, जिसका किराया हमें आता था, और घर की गुजर बसर में कुछ आसानी हो जाती थी। कुछ मेरी माँ सिलाई कर लेती थी और कुछ मैं ट्यूशन और स्कूल पढ़ती थी। उन दुकानों को बेचकर मैंने अपनी माँ को पैसे दिया और खुद पुलिस ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग में जब भी कोई मुश्किल काम होता तो मैं ये ख्याल करती कि मेरे सामने वह 4 लड़के हैं और मेरा निशाना कभी भी चुकाता नहीं था। मैंने अपने आप को पत्थर का कर लिया था। मेरे शरीर पर अब किसी भी तरह की तकलीफ नहीं करती थी। ट्रेनिंग के बाद जब मैं ड्यूटी ज्वाइन की तो मैं एक अच्छी पोस्ट पर थी। 2 साल की मेहनत के बाद मैंने अपना छवि बनवा लिया था। कोई भी केस जब मेरे हाथ में आता तो पूरा किए बगैर सांस नहीं लेती थी। मेरी अफसर मुझसे बहुत खुश थे। एक बार मुझे एक बलात्कारी केस के लिए भेजा गया। कॉलेज की लड़की के साथ 3 लड़कों ने जुर्म किया था। मैं फौरन से अस्पताल में लड़की के पास पहुंच गई। उसकी हालत देखकर मुझे अपना दिन याद आने लगा था। वह बेतहाशा रो रही थी। उसकी माँ, उसका बाप भी बस आंसू बहा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर उसे वैसे ही डरा धमका रहा था कि कभी मुझे डराया गया था।
वह कह रहा था कि उन लड़कों के हाथ बहुत ऊंचे हैं, इसलिए अगर उन पर केस करना है तो अच्छी तरह सोच समझ ले, क्योंकि अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका है। उन लड़कों के खिलाफ इंस्पेक्टर के पास आकर मैं खड़ी हो गई। मैंने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसने पलटकर मुझे देखा तो जल्दी से सैल्यूट मारा, क्योंकि वह मुझसे जूनियर था। मैंने कहा, यहाँ तुम्हें किस लिए भेजा गया है कि तुम इनको डराव परेशान करो ताकि मुजरिम सरेआम घूमते रहे थे और मजलूम की पुकार सुनने वाला कोई ना हो। वह कहने लगा, मैडम जी आपको नहीं पता, उन लड़कों की सियासत में बहुत पहुंच है। मैंने कहा, FIR लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा पूरा इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ, मुझे बताओ कि वह कौन है। उस लड़की ने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। उसके माँ बाप बार बार यही कहते रहे, हमें कोई केस नहीं करवाना। लेकिन मैंने अपनी तसल्ली दी कि आपको आपकी बेटी के साथ की गई जुर्म का पूरा पूरा इंसाफ दिलवाऊंगी। मैंने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वही 3 लड़के थे जिन्होंने कुछ साल पहले मेरे साथ जुर्म किया था। उस समय वह 20-22 साल के लड़के थे, लेकिन अब इस बात को 6 साल हो चुके थे और उन लड़कों को देखकर मेरे अपना दिन याद आने लगा था। मैंने उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का बाप बहुत बड़ा वकील था, दूसरे का बाप बड़ा बिजनेसमैन था और तीसरे का बाप सियासत के किसी छोटे मोटे पद पर था। जब मैं उनको गिरेबान से पकड़कर हाथकारी लगाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगी तो उनके बाप कहने लगे, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। दूसरा कहने लगा, तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा, और तीसरे के भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे। लेकिन मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, बात करो और मैं भी यही देखते हैं, इस बार किसकी जीत होती है। मेरे दिल से अब डर खत्म हो चुका था। मैं कमजोर सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपनी कमजोरी को मैंने खत्म करके ताकत में बदल लिया था। मैं तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। उनके खिलाफ FIR लिखी जा चुकी थी, इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए वह लड़की को इंसाफ मिल चुका था। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि इनका रिमाइंड में लेना चाहती हूँ, और मेरी बात सुनकर हैरत का शिकार था। कहने लगा, देखो हमें ऊपर से कॉल आ रही है, ज्यादा देर तक जेल में बंद नहीं रख सकते। मैंने कहा, हमारी समस्या यही है, हम पुलिस वाले बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींद हराम करके लोगों को सुखचैन देना चाहते हैं, इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, तो यह ऊपर की कॉल आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। वो कहने लगे, देखो तुम्हारा काम था इन्हें गिरफ्तार करना, वह तुमने कर लिया, बस कल ही इन्हें बड़ी जेल में भेजने के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म है। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन शाम को पुलिस वैन पर उन तीनों मुजरिमों को बिठाया गया और उनके साथ जो पुलिस वालों को बिठाया गया था। आगे की फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी। एक पुलिस वाला वैन चला रहा था। जिस जेल में उन्हें शिफ्ट करना था तो यहाँ से काफी दूर थी, लगभग 2 घंटे की सफर थी और बीच में एक सुनसान रास्ता भी। सर ने कहा, देखो ये भागने न पाए। मैंने कहा, निश्चिंत रहें, ये लड़के जब तक मेरे अंडर में है, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यह भाग सके। मुझे बेल्डन का अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं उस वैन की फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ता जब सुनसान सड़क पर शुरू हुआ तो अंधेरा शुरू हो चुका। मैं जानती थी कि कुछ दूर जाते ही उनको बचाने के लिए उनके बाप ने किसी ना किसी को भेजा होगा जो अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें मार डालेंगे, इससे पहले कि वह अपनी चाल से अपने साथ बैठे। पुलिस वालों से कहा कि यह गाड़ी रोक दो। वह मुझे देखकर हैरान हुए, कहने लगे, जो मैडम जी, मैंने कहा कि तुम्हें कहा गाड़ी रोक, तो उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पुलिस वाले मुझे देखने लगे, बोले, मैडम जी आपने गाड़ी रुकवा दी। मैंने उनसे कहा है इन लड़कों की हथकड़ियां खोल दो, तो ये सुनकर वह पुलिस वाले हथकड़ियां खोलने लगे। तीनों लड़के बड़े ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि उनके बाप ने करवा, सोचने लगे कि अब यहाँ से फरार हो जाएंगे। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरे, मैंने कहा, भागो, जितना भाग सकते हो भागो। अगर तुम लोग मेरी गली से बच सके तो तुम भागो, नहीं तो तुम एनकाउंटर में मारे जाओगे। ये सुनकर उन लड़कों की रंगत उड़ गई थी। वह मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इतने गौर से मुझे मत देखो, ना हो कि तुम लोग मुझे पहचानते नहीं। मैं चाहती हूं कि मैं तुम लोगों को अपनी पहचान कराऊं, लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी गलती की थी जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं था। वह कहने लगे, क्या मतलब? हम समझे नहीं। मैंने उन्हें उस अपार्टमेंट का नाम बताया और कहा कि लिफ्ट याद है ना तुम्हें? ये सुनकर उन तीनों की रंगत बदल गई थी। फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा, भागो। वह भागने लगे। अभी वह कुछ ही दूर भागे थे कि मैंने तीनों को गोलियों से भून के रख दिया और एक गोली अपने बाजू पर मार ली थी। ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो गए।
कहने लगे, मैडम जी यह आपने क्या गजब कर दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं किया। हम कहेंगे कि इन्होंने गाड़ी रोक पाई थी और भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पहले से हथियार मौजूद था क्योंकि उनके बाप ने उन्हें भिजवाया था। हम कह देंगे कि इन्होंने भागने की कोशिश की और मेरे ऊपर भी गोली चलाई। एनकाउंटर में मारे गए। मेरी बात सुनकर वह तीनों पुलिस वाले मुस्कुराने लगे। यही खबर अखबार में छपी थी। उनके बाप समझ गए थे। कोई नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मुझे अभी चौथी लड़के की तलाश थी जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं उससे भी बदला लूं। उस लड़क के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की तो मालूम हुआ वह लड़का भी एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, लेकिन एक टांग से अपाहिज हो गया है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला कि उससे तो बदला मेरा भगवान ले चुका है। एक बार मैं एक मंदिर के सामने पर ड्यूटी निभाने गई हुई थी तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठा गरीब लोगों को कुछ बांट रहा था। कुछ ही देर बाद वह लड़का कहा था कि मैंने एक लड़की के साथ बहुत ही जुर्म किया था। मैंने पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं गुस्से में आकर मेरे तीनों दोस्तों ने मुझे भड़का दिया और उनके भड़काने पर मैंने उस लड़की से अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं अपाहिज हो गया। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा था कि उसे माफी मांगूं क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि वह किस तकलीफ से गुजरी होगी और पिछले 7 सालों से मैं रो रो कर माफी मांग रहा हूं, लेकिन इस हादसे ने मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया है। मैं रातों को सो नहीं सकता। उस लड़की के आंसू और उसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देने लगता है। उसकी बेबसी ने मेरा चैन, मेरी नींद, मेरा जीना हराम कर दिया है। काश वो मुझे माफ कर दे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। मैं पीछे खड़ी उस लड़के की बातें सुन रही थी और मेरे दिल को सुकून आ चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मुझे उस आदमी की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया था क्योंकि उस समय लिफ्ट में आदमी मौजूद था। भगवान सब कुछ दिखता है और वह हमारे ऊपर किए गए जुर्म का अच्छा बदला लेता है जो उसने उस लड़के से ले लिया था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।